बनाने के लिए तो बहुत कुछ किया और हमारे देश का जिस प्रकार का स्वभाव है, एकाध लोकरंजक काम कर दो, एकाध लोक लुभावना काम कर दो, सरकारी खजाने को खाली कर दो, सरकार की एक पहचान बनाने की परंपरा रही है। भाइयों बहनों, मैंने अपने आप को इस मोह से दूर रखने का भरपूर प्रयास किया और इसलिए एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, उस मंत्र को लेकर के हमने एक के बाद एक चीजें और हर रेंज में करने का हमने प्रयास किया है। भाइयों बहनों, हमें सरकार की पहचान बनाने से ज्यादा मेरे हिंदुस्तान की पहचान कैसी बने उस पर बल है। दल की पहचान बने या न बने, देश की पहचान बननी चाहिए। देश की पहचान बनेगी तो आने वाली सदियों तक, हमारी आने वाली पीढ़ियों तक उसका लाभ होने वाला है। और इसलिए हमने सरकार की पहचान को प्राथमिकता नहीं दी है, देश की पहचान को प्राथमिकता दी है। आज हम रेलवे में आप देखते होंगे हमारा काम की रेंज क्या है। एक तरफ रेल में हम बायो टॉयलेट की भी चर्चा करते हैं तो दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन को भी लाने का सपना देखते हैं। हम एक तरफ किसान के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की चर्चा करते हैं तो दूसरी तरफ हम सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। हम स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं तो हम स्टार्टअप इंडिया के लिए और कदम उठाते हैं। हम सिंबोलिज्म की जगह पर सब्सटेंस पर बल दे रहे हैं। हम आइसोलेटेड डेवलपमेंट की जगह पर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की ओर बल दे रहे हैं। हम एंटाइटलमेंट को से छोड़ करके एम्पावरमेंट पर ध्यान बल दे रहे हैं। और जब देश एम्पावर होता है तो मेरे भाइयों बहनों, हमारे देश में नई योजनाएं घोषित करने से सरकारें पहचान बन जाती है, लेकिन पुरानी योजनाएं वो ऐसे लुढ़क जाती हैं। सरकार एक कंटिन्यूटी होती है। अगर पहले की सरकारों ने भी कोई काम किया है तो देश का भला इसमें है कि उसकी कुछ कमियां जरूर दूर करें, लेकिन उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये आपकी सरकार था, हम नहीं करेंगे तो हमारी सरकारें करेंगे, ये अहंकार लोकतंत्र में नहीं चलता है। और इसलिए हमने सर झुका करके पुरानी सरकारों के काम को भी उतनी ही तवज्जो दी है और ये हमारी कार्य संस्कृति का परिचायक है। क्योंकि देश अखंड अविरत व्यवस्था है और उस व्यवस्था को हम चलाना चाहते हैं। और उसी के तहत मैंने एक प्रगति कार्यक्रम चलाता हूं, हर महीने खुद रिव्यू करता हूं, खुद बैठता हूं। आपको हैरानी होगी, 7.5 लाख करोड़ रुपए के करीब 118 प्रोजेक्ट वो किसी न किसी सरकार ने कभी प्रारंभ किए थे, सोचा था, योजना बनाई थी, ऐसे लटके पड़े थे। उनको मैंने बाहर निकाला, मैंने कहा पूरा करो, इतने रुपये बर्बाद हुए और जोड़ करके काम को पूरा करो। आज वो काम पूरे हो रहे हैं। हमने एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया जिसको मैंने अलग से कहा कि जरा देखिए ऐसे कौन से काम थे जो किसी समय शुरू हुए, कोई 20 साल पहले, कोई 25 साल पहले, कोई 30 साल पहले, कोई 15 साल पहले लटके पड़े थे। आज जो लोग उस इलाके में रहते हैं उनको पता है करीब 10 लाख करोड़ रुपए के 270 प्रोजेक्ट ऐसे हमने आइडेंटिफाई किए जो किसी सरकार ने शिलान्यास किया होगा, किसी ने 1000-2000 करोड़ रुपया लगा दिया होगा, लेकिन बाद में वो मिट्टी में मिलता चला जा रहा था। उसको हमने फिर से काम करने के लिए उस अटकी हुई योजनाओं को, भाइयों बहनों, योजनाओं का अटकना, योजनाओं का डिलेड होना, रुपयों की बर्बादी होना एक प्रकार से क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और उससे हमने पार करने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, रेलवे प्रोजेक्ट की मंजूरियां 2-2 साल लगते थे। ट्रेन जा रही है, ऊपर ब्रिज बनाना है, दोनों तरफ रास्ते बन चुके हैं, 2-2 साल लग जाते थे। भाइयों बहनों, आज वो काम 3 महीना, 4 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की गति हम ले आए हैं। भाइयों बहनों, हम कितना ही काम करें,
कितनी योजना बनाए, लेकिन सरकार सुशांत के लिए लास्ट मैन डिलीवरी, आखिरी इंसान को उसका लाभ कैसे मिलता है, उस पर ध्यान देना होता है। भाइयों बहनों, जब नीति साफ हो, नियत स्पष्ट रूप से हो, साफ नीति, स्पष्ट नीति, साफ नियत, स्पष्ट नियत होती है, तब निर्णय करने का जज्बा भी कुछ और होता है और इसलिए निर्णय बेझिझक हो सकते हैं। हमारी सरकार स्पष्ट नीतियों के कारण, साफ नियत के कारण बेझिझक निर्णय करके चीजों को आगे बढ़ाने में और लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दे रही है। हमने देखा है, अगर उत्तर प्रदेश के अखबार देखोगे, हर वर्ष गन्ना किसानों का बकाया ये हर बार चर्चा में रहता था। शुगर मिल ये नहीं करती, राज्य सरकार ये नहीं करते, गन्ने किसान को ये परेशानी है। हजारों करोड़ रुपयों का बकाया था, हजारों करोड़ रुपया का। हमने इसके पीछे योजनाएं बनाई, पीछे लग गए। लास्ट मैन डिलीवरी, किसान के घर तक पैसा पहुंचना चाहिए। पुराना जो बकाया था, हजारों करोड़ बकाया था, भाइयों बहनों, आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं 99.5% पुराना बकाया चुकता कर दिया गया। ये बहुत सालों के बाद पहली बार हुआ। इस बार का जो गन्ने का व्यापार हुआ, गन्ना खरीदा गया, आज मैं कह सकता हूं संतोष के साथ, अब तक करीब 95% किसानों को गन्ने का दाम चुका दिया गया है और 5% भी बचा होगा, आने वाले दिनों में जरूर बच जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, एलपीजी के गैस कनेक्शन गरीब परिवारों को देने का हमने बीड़ा उठाया है। उज्ज्वला योजना के तहत मेरी गरीब मां को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने का अभियान बहुत तेजी से चलाया है। 5 करोड़ गरीब परिवारों को जब गैस का चूल्हा पहुंचेगा और 3 साल में करने का बीड़ा उठाया, काम चल रहा है। करीब 50 लाख तक हम पहुंच चुके हैं और वो भी सिर्फ पिछले 100 दिन के अंदर ये काम कर दिया है। आप कल्पना कर सकते हो सकता है 3 साल के पहले भी इस काम को हम पूरा कर लें। लास्ट माइल डिलीवरी, उस पर हम बल देना चाहते हैं। हमारी पोस्ट ऑफिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप, मैसेजेस, ऑनलाइन ईमेल, इनके कारण धीरे धीरे पोस्ट इरेलेवेंट हो जाए। डाकघर हमारा जो हमारी एक पहचान है, हमने इस डाकघरों को पुनर्जीवित करना, पुनर्ताकतवर बनाने का। डाकघर गरीब और छोटे व्यक्ति से जुड़ा रहता है। सरकार का प्रतिनिधि अगर कोई हिंदुस्तान के सामान्य मानवी से प्यार से जुड़ा हुआ होता है तो वो डाकिया होता है। डाकिये को हर कोई प्यार करता है, डाकिया हर किसी को प्यार करता है, लेकिन उस डाकिये की तरफ कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमने बैंकों को पेमेंट बैंक, हमारे पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक में कन्वर्ट करने की दिशा में काम उठाया है। ये पेमेंट बैंक बनने से एक साथ देश के गांव तक बैंकों का जाल बिठेगा, जनधन अकाउंट का लाभ मिलेगा और सामान्य मानवी मनरेगा का पैसा भी अब आधार के द्वारा उसके खाते में जा रहा है। करप्शन कम हो रहा है। उसमें ये बैंकों का जो पेमेंट बैंक बनाने में पोस्ट ऑफिस का हमारा काम है, उसका लाभ होगा। भाइयों बहनों, हमारे देश में जो भी पीएसयू बनते हैं, वे पीएसयू या तो गड्ढे में जाने के लिए बनते हैं, या तो लुढ़क जाने के लिए बनते हैं, या ताले लगने के लिए बनते हैं, या फिर बेचने के लिए बनते हैं। ये उसका इतिहास रहा है। हमने एक नई कार्य संस्कृति लाने का प्रयास किया है और आज मैं पहली बार संतोष के साथ कहता हूं, जो एयर इंडिया पूरी तरह बदनाम हुआ करता था, पिछले साल हम एयर इंडिया के उसके ऑपरेशनल प्रॉफिट में लाने में सफल हुए हैं। बीएसएनएल, सारी दुनिया की टेलीकॉम कंपनियां कमा रही हैं, बीएसएनएल गड्ढे में जा रहा था। पहली बार बीएसएनएल को ऑपरेशनल प्रॉफिट में लाने में हमें सफलता मिली है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कभी फायदे में आएगा कि नहीं मानते नहीं थे, आज शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया फायदे में आया है। एक जमाना था बिजली का कारखाना अगले हफ्ते चलेगा कि नहीं चलेगा, कोयला आएगा कि नहीं आएगा,
कितने बिजली के कारखाने कोयले के भाव में बंद पड़े, यही खबरें हुआ करती थी। आज कोयला बिजली के कारखाने के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, महीनों तक जितनी चाहिए उसके दरवाजे पर आकर के खड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, इस काम को हमने किया है। आपने देखा होगा कभी कभी हमारे देश में बड़े बड़े करप्शन की चर्चाएं तो होती है, लेकिन करप्शन समाज में निचले स्तर तक इस प्रकार से गरीब आदमी को लूटता रहा है, इस प्रकार से पैसे बर्बाद होते रहे, ये मैंने भली भांति देखा है। हमने आधार कार्ड को, आधार नंबर को सरकारी योजनाओं से जोड़ा और सरकारी योजनाओं के कारण भाइयों बहनों, एक समय था जब हम ये देख रहे हैं कि भाई विधवा पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था हो, माइनॉरिटी के लिए कोई व्यवस्था हो, सरकारी खजाने से पैसे जाते थे, लाभार्थियों की सूची भी आती थी। लेकिन जब हमने जरा गहराई से देखा तो हमारे ध्यान में आया कि जिनका जन्म भी नहीं हुआ है इस दुनिया में, जिसने जन्म नहीं लिया, ऐसे लोग भी सूची में हैं और इस प्रकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये बिचौलिए अरबों खरबों रुपया निकाल देते थे और कभी किसी का ध्यान नहीं जाता था। इस आधार व्यवस्था के तहत हमने ऐसी सारी बिचौलियों को बाहर किया, पैसा डायरेक्ट किया और अनुभव आया कि करोड़ों लोग ऐसे मिले हैं कि जो है ही नहीं, लेकिन रुपये जाते थे, अरबों खरबों रुपया जाते थे। अब वो तो बंद हुआ, पैसे बच गए, लेकिन हमने कहा जो जरूरतमंद बेचारे बाहर रह गए थे उनको ढूंढ ढूंढ करके लाओ और ये बचे हुए पैसे उनके खजाने में जाने चाहिए जो अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। लास्ट माइल डिलीवरी, उस दिशा में हमने काम किया है और आज उसको हमने पहुंचाया है। ट्रांसपेरेंसी का बल, कोयले का करप्शन कौन नहीं जानता है। आज कोयले की नीलामी, कोई आरोप नहीं, दाग नहीं, और हिंदुस्तान में राज्यों को आने वाले दिनों में जैसे जैसे कोयला निकलता जाएगा लाखों रुपए की कमाई होती जाएगी। स्पेक्ट्रम की नीलामी एक जमाना था, आक्षेपों के घेरे में फंसी पड़ी थी, हमने ऑनलाइन उसका ऑक्शन किया और आज देश का खजाना भी भरा, स्वस्थ कंपटीशन भी हुई और उसके कारण देश का लाभ हुआ। भाइयों बहनों, आज का विश्व एक ग्लोबल इकोनॉमी का युग से गुजर रहा है। आज हर देश इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। आर्थिक विषयों से पूरा विश्व एक प्रकार से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। हम हमारे देश में कितनी ही प्रगति करें, लेकिन इसके साथ साथ हमें वैश्विक इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल एरेना को ध्यान में रखते हुए हमारे देश को भी वैश्विक मानकों में खरा उतारना पड़ेगा, उसकी बराबरी से लाना पड़ेगा। तब जाकर के हम रिलेवेंट रहेंगे, तब जाकर के हम अपना योगदान दे पाएंगे और तब जाकर के वक्त आने पर हम विश्व की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व भी कर पाएंगे। और इसलिए हमें अपने आप को हर पल सज्ज करना पड़ेगा। अगर अपने आप को सज्ज करना है तो वैश्विक मानकों के साथ हमने ताल मिलाना होगा। पिछले दिन आप लोग देखा होगा, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, दुनिया में जितनी प्रकार की संस्थाएं हैं, सबने भारत की प्रगति को सराहा है। भारत के एक के बाद एक निर्णयों के कारण कानूनी सुधार, व्यवस्था में सुधार, अप्रोच में बदलाव, इन चीज को दुनिया बराबर देख रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमने बहुत तेजी से हमारा रैंकिंग में सुधार किया है। विदेश निवेश के मामले में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में हमारे देश में आज दुनिया के अंदर अगर सबसे पसंदीदा कोई देश है तो हिंदुस्तान बन गया है। विकास दर में देश की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था को भी हमने ग्रोथ रेट की दुनिया में, जीडीपी में हमने पीछे छोड़ दिया है। भाइयों बहनों,
यूनाइटेड नेशन की एक संस्था ने अभी अनुमान लगाया है कि भारत आज आने वाले 2 साल में क्या होगा। उन्होंने अनुमान लगाया है कि जो भारत आज इस अर्थव्यवस्था के दायरे में 10वें नंबर पे खड़ा है, उन्होंने यूएन के इंस्टीट्यूट ने कहा है कि 2 साल के भीतर भीतर वे 10वें नंबर से 3रे नंबर पर आ जाएंगे। भाइयों बहनों, वैश्विक मानकों में लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी बातों का भी आज लेखा जोखा होता है। दुनिया के समृद्ध देशों के साथ तुलना होती है। भाइयों बहनों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत के इस लॉजिस्टिक सपोर्ट के संबंध में, इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में एनालिसिस करके अभी कहा है, पहले से भारत 19 रैंक ऊपर चला आया है और भारत बहुत तेजी से ऊपर आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे देश में जिस प्रकार से हम एक वैश्विक संदर्भ में भी एक गतिशील और प्रिडिक्टेबल अर्थव्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी जो जीएसटी का कानून पास हुआ, वो भी उसमें एक ताकत देने वाला काम हुआ है और वो सभी दल उसके लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। भाइयों बहनों, एक अभियान के संबंध में मैंने यहीं से चर्चा की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम कोई काम टुकड़ों में नहीं करते हैं, हमारा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं, उसमें अभी भी मुझे समाज के सहयोग की आवश्यकता है। एक एक मां बाप को सजाग होने की आवश्यकता है। हम बेटियों का सम्मान बढ़ाएं, बेटियों की सुरक्षा करें, सरकार की योजनाओं का लाभ दें। हमने सुकन्या समृद्धि योजना से करोड़ों परिवारों को जोड़ा है। जो बेटी बड़ी होगी तो उसकी गारंटी दे देता है। हमने महिलाओं को लाभ हो उस प्रकार के बीमा योजनाओं को सबसे ज्यादा बल दिया है, उसके कारण उनको फायदा होने वाला है। हमने इंद्रधनुष टीकाकरण की योजना, क्योंकि माताओं बहनों को एक आर्थिक सशक्तिकरण और एक हेल्थ की भी से सशक्तिकरण, अगर ये 2 काम कर लिए, शिक्षित कर लिया, आप मान के चलिए घर में एक महिला भी अगर शिक्षित है, शारीरिक रूप से सशक्त है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, एक महिला गरीब से गरीब परिवार को भी गरीबी से बाहर निकालने की ताकत रखती है। और इसलिए गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं का आर्थिक संपन्नता, शारीरिक संपन्नता, उस पर बल देकर के हम काम कर रहे हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मुद्रा योजना, मुझे खुशी हुई, मुद्रा योजना का लाभ 3.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने लिया और उसमें अधिकतम नए लोग थे जो बैंक के दरवाजे पर पहुंचे। उसमें भी 80% करीब करीब SC, ST, OBC के थे और उसमें भी बैंक में, मुद्रा बैंक में लोन लेने वाली 80% महिलाएं हैं। ये महिलाएं कैसे आर्थिक विकास में योगदान करेंगी, इसकी ओर आप जान देते हैं। भाइयों बहनों, पिछले हफ्ते हमने निर्णय किया, जो हमारी माताएं बहनें आज विकास यात्रा में भागीदार बनी हैं, लेकिन प्रसूति के बाद उसको छुट्टी चाहिए। पहले वो छुट्टी कम मिलती थी, अब हमने ये छुट्टी 26 हफ्ते की कर दी है, ताकि मां अपने बेटे का लालन पालन भी कर सके। हमारे यहां बुनकर, टेक्सटाइल में काम करने वाले लोग, इनको जो धागा बनाते हैं, धागा का लच्छा बनाते हैं, पहले उनको 100 रुपया मिलता था, हमने उसको 190 रुपया कर दिया, ताकि मेरी वो मां, मेरी वो बहन जो तार बनाने का काम करती है, उसको एक ताकत मिलेगी। जो सिल्क के काम में लगी हुई माताएं बहनें हैं, जो बुनकर लगे हैं, उनके दाम में हमने 50 रुपया प्रति मीटर बढ़ा दिया और ये फैसला किया कि ये 50 रुपया व्यापारी को नहीं जाएगा, दलाल को नहीं जाएगा, बिचौलियों को नहीं जाएगा। जिस बुनकर ने उस सिल्क पे काम किया है, प्रति मीटर 50 रुपया सीधा उसके खाते में आधार के द्वारा जमा हो जाएंगे। मेरा बुनकर सशक्त बनेगा। उस दिशा में हमने योजनाएं ली हैं और उस योजनाओं का प्रभाव छोड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब रेल को देखते हैं,
डाकघर को देखते हैं तो हमें भारत की एकता भी नजर आती है। हम जितना ज्यादा भारत को जोड़ने वाले प्रकल्पों को आगे बढ़ाएंगे, हमारी व्यवस्थाओं में बदलाव लाएंगे, देश की एकता को बल देगा। और इसलिए हमने एक किसानों के लिए मंडी इनाम की योजना की है। आज किसान अपना माल ऑनलाइन हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में बेच सकता है। अब वो मजबूर नहीं होगा कि अपने खेत से 10 किलोमीटर की दूरी की मंडी पर मजबूरन माल देना पड़े, सस्ते में देना पड़े और उसकी मेहनत की कमाई न हो। अब देश भर में इनाम के द्वारा एक ही प्रकार की मंडी का नेटवर्क खड़ा हो रहा है। जीएसटी के द्वारा टैक्सेशन का एक प्रकार से एक समानता का, समान व्यवस्था का परिणाम आने वाला है, जो भारत जोड़ने का भी एक काम करेगा। हमने बिजली में, आपको हैरानी होगी, एक इलाके में बिजली रहती थी, कोई लेने वाला नहीं था, और दूसरा इलाका बिजली के लिए तड़पता था, अंधेरे में जीता था, कारखाने बंद हो जाते थे। और उसको बदलाव लाने के लिए वन नेशन वन ग्रिड वन प्राइस, उसमें हमने सफलता पाई है। और बहुत तेजी से, जो कभी गर्मी में 10 रुपया यूनिट का दाम देना पड़ता था, मैं पिछले दिनों तेलंगाना गया था, उस दिन 1 रुपया 10 पैसा दाम था, जो कभी 10 रुपया हुआ करता था। ये वन प्राइस का परिणाम देश को जोड़ने के लिए काम होता है। हमारे देश का मजदूर एक जगह पे काम करता है, 1-2 साल के बाद नौकरी बदलता है, ईपीएफ में उसका पैसा कटता है, लेकिन पैसा ट्रांसफर नहीं होता था। और आपको हैरानी होगी, जब मैं सरकार में आया, मेरे देश के मजदूरों के 27,000 करोड़ रुपया ईपीएफ में पड़े थे। कोई गरीब मजदूर लेने वाला नहीं था, क्योंकि उसको इस पद्धति नहीं थी। हमने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया हमारे मजदूरों को, और उसके कारण अब उसके पैसे वो जहां जाएगा, ईपीएफ का फंड ट्रांसफर होगा, मजदूर जब रिटायर्ड होगा तो उसके रुपये उसके हाथ जाएंगे, किसी सरकारी खजाने में सड़ते नहीं पड़े रहेंगे। उस काम को हमने किया है। चाहे भारत माला हो, चाहे सेतु भारतम हो, चाहे भारत नेट हो, ऐसे अनेक प्रकल्पों को हमने बल दिया है। इन सारे प्रकल्पों का हमारा उल्लेख भारत को जोड़ने की दिशा में भी हो, भारत के आर्थिक विकास की दिशा में भी हो, उस दिशा में काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये वर्ष अनेक प्रकार से महत्व का है। देश दक्षिण के संत श्रीमान रामानुजाचार्य जी की 1000वीं जयंती मना रहा है। देश महात्मा गांधी के गुरु श्रीमद राजचंद्र जी, जिनको 150वीं जयंती मना रहा है। देश गुरु गोविंद सिंह जी के 350 सालवीं जयंती मना रहा है। देश पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शताब्दी का वर्ष मना रहा है। आज जब मैं रामानुजाचार्य जी को याद करता हूं, तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, 1000 साल पहले आज जब सामाजिक तनाव देखते हैं, तो रामानुजाचार्य जी संत पुरुष, उन्होंने देश को क्या संदेश दिया था। रामानुजाचार्य कहते थे, भगवान के सभी भक्तों को भेदभाव और ऊंच नीच का ख्याल किए बिना सेवा करो। उम्र जाति के कारणों की वजह से किसी का भी अनादर मत करो, हर किसी का सम्मान करो। जो बात गांधी ने कही, जो बात आंबेडकर ने कही, जो बात रामानुजाचार्य ने कही, जो भगवान बुद्ध ने कही, जो हमारे शास्त्रों ने कही, जो हमारे सभी आचार्य महंतों गुरुओं ने, शिक्षकों ने कही, वो है हमारे सामाजिक एकता की। समाज अगर टूटता है, साम्राज्य बिखरता है, ऊंच नीच में बढ़ जाता है, स्पृश्य में बच जाता है, तो भाइयों बहनों, वो समाज कभी टिक नहीं सकता है। बुराइयां हैं, सदियों पुरानी बुराइयां हैं, लेकिन बुराइयां अगर पुरानी है तो उपचार भी जरा ज्यादा कठोरता से करने पड़ेंगे, ज्यादा संवेदनशीलता से करने पड़ेंगे। होती है चलती है से सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और ये दायित्व 125 करोड़ देशवासियों का। सरकारों ने, समाज ने मिलकर के
समाज में जो टकराव की स्थितियां पैदा होती है उसमें से हमने निकलना होगा। और भाइयों बहनों, हम सबको सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ना होगा। हमने सबने अपने व्यवहार से सामाजिक बुराइयों से ऊपर उठना होगा। हर नागरिक को उठना पड़ेगा और तभी जाकर के हम सशक्त हिंदुस्तान बना सकते हैं। सशक्त हिंदुस्तान सशक्त समाज के बिना नहीं बन सकता है। सिर्फ आर्थिक प्रगति सशक्त हिंदुस्तान की गारंटी नहीं है। सशक्त समाज सशक्त हिंदुस्तान की गारंटी है। और सशक्त समाज बनता है सामाजिक न्याय के अधिष्ठान पर। सामाजिक न्याय के अधिष्ठान पर ही सशक्त समाज निर्माण होता है। और इसलिए हमारा सबका दायित्व है कि सामाजिक न्याय पर हम बल दें। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, मेरे आदिवासी भाई हो, ग्रामवासी हो या शहरवासी हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, छोटा हो या बड़ा हो, 125 करोड़ देशवासी हमारा परिवार है। हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है और उसी दिशा में हमें आप काम करना है। भाइयों बहनों, आज पूरे विश्व का ध्यान भारत की उस बात पर जाता है कि भारत एक युवा देश है। 800 मिलियन 65% जनसंख्या जिस देश के पास 35 साल से कम उम्र की हो, वो देश अपनी युवा शक्ति के द्वारा क्या कुछ नहीं कर सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, युवाओं को अवसर मिले, युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारे लिए समय की मांग है। आज जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शती की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कह रहे थे, जो महात्मा गांधी की भी विचार थे कि आखिरी मानवी का कल्याण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के विचार को लेकर के चले थे। आखिरी छोर के इंसान के कल्याण, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पॉलिटिकल फिलॉसफी का केंद्रवर्ती विचार था। आखिरी व्यक्ति के विचार में वो कहते थे, हर नौजवान को शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, हर नौजवान के हाथ में हुनर होना चाहिए, हर नौजवान को अपने सपने साकार करने के लिए अवसर होना चाहिए। पंडित दीनदयाल जी के उन सपनों को पूरा करने के लिए, देश के 800 मिलियन युवाओं के आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं। जिस प्रकार से सड़क बढ़ रही है, देश में सबसे ज्यादा गाड़ियों का उत्पादन हो रहा है, देश में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर निर्यात हो रहा है, देश में 50 से ज्यादा नई मोबाइल की फैक्ट्रियां लगी हैं। ये सारी बातें नौजवानों के लिए अवसर देती है। अगर 2 करोड़ टॉयलेट बनते हैं तो उसने किसी न किसी को रोजगार दिया है। कहीं से सीमेंट लिया है, कहीं से लोहा लिया है, कहीं से लकड़ी का काम हुआ है। काम का व्याप जितना बढ़ेगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। आज हमने उस दिशा में बल दिया है। उसी प्रकार से कोटि कोटि युवकों को हाथ में हुनर हो, स्किल डेवलपमेंट को मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। हमने एक ऐसा कानून बदला, दिखने में बहुत छोटा है, मॉडल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। हमने राज्यों को एडवाइजरी भेजी है कि क्या कारण है कि बड़े बड़े मॉल तो 365 दिन चले, रात को 12 बजे तक चले, लेकिन गांव में एक छोटा सा दुकान चलाने वाले को शाम के बाद दुकान बंद कर दी। हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी दुकान चलाता है, उसको 365 दिन मौका देना चाहिए। क्या कारण है हमारी बहनों को रात को काम करने का अवसर न दिया जाए? हमने कानूनन व्यवस्था की है, रात को भी हमारी बहनें काम पर जा सकती हैं। उनकी सुरक्षा का और व्यवस्था का प्रबंध होना चाहिए, लेकिन काम का अवसर मिलना चाहिए। ये चीजें हैं जो रोजगार बढ़ाने वाली चीजें हैं। और भाइयों बहनों, हमारी इस दिशा में कोशिश है कि हम करने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, हम वो इंसान हैं, ये वो सरकार है, हम चीजों को टालने में विश्वास नहीं करते। हम टालना नहीं, टकराना जानते हैं। और इसलिए
जब तक हम समस्याओं को सामने होकर के भिड़ते नहीं है, नहीं होता। हमारे देश में, मेरे देश के लिए जीने मरने वाले सेना के जवान, आज हम आजादी का जश्न मनाते हैं। कोई मेरा जवान सीमा पर गोलियों को झेलने के लिए तैयार खड़ा होगा, कोई बंकरों में बैठा होगा, कोई कभी अपनी रक्षाबंधन पर अपनी बहन को भी नहीं मिल पाता होगा। फौज में, सेना में कितने जवान काम कर रहे हैं। अरे आजादी के बाद 33,000 से ज्यादा हमारे पुलिस के जवानों का बलिदान हुआ। हम क्यों भूल जाए उनको? हम उनको कैसे भूल सकते हैं? यही तो लोग हैं जिनके कारण हम सुख चैन की जिंदगी जी सकते हैं। और इसलिए ये पर्व उनके भी नमन करना का है। और कई वर्षों से वन रैंक वन पेंशन का मसला लटका पड़ा था। हम टालने वालों में से नहीं, हम टकराने वालों में। हमने उसको पूरा किया। वन रैंक वन पेंशन हर हिंदुस्तान के फौजी के घर में खुशहाली पहुंचा दी। इस काम को किया। हमारे देश के लोगों की भावना थी। नेताजी सुभाष बाबू की फाइलें लोगों के सामने खुले। आज मैं सर झुका करके कहता हूं कि जो काम असंभव था, टालने में टाला जा रहा था, जो भी होगा, हमने उन फाइलों को खोलने का निर्णय कर दिया। परिवार को बुला करके फाइलें रख दी और वो निरंतर प्रक्रिया आज भी जारी है। दुनिया के देशों को भी मैंने कहा है कि आपके यहां जो फाइलें हैं, आप उसको खोलिए, दीजिए। हिंदुस्तान को सुभाष बाबू और भारत के इतिहास को जानने का हक है। उस दिशा में हमने काम किया। बांग्लादेश, जिस दिन हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, तब से लेकर के सीमा विवाद चले हैं। बांग्लादेश बना, तब से हमारा सीमा विवाद चला है। कई दशक चले गए। भाइयों बहनों, सभी दलों ने मिलकर के भारत बांग्लादेश की सीमा विवाद का निपटारा कर दिया। संविधान में भी हमने बल दे दिया। भाइयों बहनों, मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपना मकान बनाना चाहता है, फ्लैट लेना चाहता है, लेकिन बिल्डरों की जमात बड़ा अच्छा प्रिंटेड बुकलेट दिखाते हैं, वो भी बेचारा उसमें जुड़ जाता है। उसको टेक्निकल नॉलेज तो होता नहीं, पैसे देता रहता है, समय के अंदर मकान नहीं मिलता है। जो कहां गया वो मकान नहीं मिलता है। मध्यम वर्ग के व्यक्ति के जीवन में एक बार ही तो मकान बना होता है, पूरी पूंजी लगा देता है। भाइयों बहनों, हमने रियल एस्टेट बिल ला करके नकेल डाल दी है ताकि मध्यम वर्ग का परिवार, जो भी व्यक्ति अपना घर का घर बनाना चाहता होगा, आज उसको कोई रुकावट नहीं आएगी। इन कामों को करने की दिशा में हमने काम किया है। भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा, श्रीमद राजचंद्र जी जिनकी 150वीं जयंती है, महात्मा गांधी उन्हें अपना गुरु मानते थे। और श्रीमद राजचंद्र जी के साथ जब वो साउथ अफ्रीका में थे, तब भी श्रीमद राजचंद्र जी के साथ पत्र व्यवहार करते थे। एक पत्र में श्रीमद राजचंद्र जी ने गांधी जी के साथ हिंसा और अहिंसा की चर्चा की थी। और राजचंद्र जी कह रहे थे, जिस समय हिंसा का अस्तित्व रहा है, उसी समय से अहिंसा का भी सिद्धांत है। दोनों में अहम यह है कि हम किसे महत्व देते हैं या फिर इनमें किसका उपयोग मानव हित में हो रहा है। भाइयों बहनों, हिंसा अहिंसा की चर्चा हमारे देश में बहुत स्वाभाविक है। मानवता हमारी रगों में है। हम एक महान विराट संस्कृति के लोग हैं। ये देश विविधताओं से भरा हुआ है, रंग रूप से भरा हुआ है। ये भारत मां का गुलदस्ता ऐसा है जिसमें हर प्रकार की खुशबू है, हर प्रकार के रंग है, हर प्रकार के सपने हैं। भाइयों बहनों, विविधता की एकता, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एकता का मंत्र हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, जिस देश की 100 से ज्यादा भाषाएं हो, सैकड़ों बोलियां हो, अनगिनत पहनाव हो, अनगिनत जीवन पद्धतियां हो, उसके बाद भी सदियों से यह देश एक रहा है, उसका मूल कारण हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम सम्मान देना जानते हैं, हम सत्कार करना जानते हैं, हम समावेश करना जानते हैं। इस महान परंपरा को लेकर के हम चले हैं। और इसलिए हिंसा और अत्याचार को हमारे देश में
कोई स्थान नहीं है। अगर भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, भारत को सपनों को पूरा करना है, तो हमारे लिए हिंसा का मार्ग कभी काम नहीं होगा। आज कहीं जंगलों में माओवाद के नाम पर, सीमा पर उग्रवाद के नाम पर, पहाड़ों में आतंकवाद के नाम पर कंधे पर बंदूक लेकर के निर्दोषों को मारने का खेल चला जा रहा है। 40 हो गया। ये धरती माता रक्त से रंजित होती गई है, लेकिन इस आतंकवाद को रास्ते पर जाने वालों ने कुछ नहीं पाया। मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूं, ये देश हिंसा को कभी सहन नहीं करेगा। यह देश आतंकवाद को कभी नहीं सहन करेगा। यह देश आतंकवाद के सामने कभी झुकेगा नहीं, माओवाद के सामने कभी झुका नहीं। लेकिन मैं उन नौजवानों को कहता हूं, अभी भी समय है, लौट आइए, अपने मां बाप के सपनों की ओर देखिए, अपने मां बाप की आशा आकांक्षाओं की ओर देखिए, मुख्य धारा में आइए, एक सुख चैन की जिंदगी जिए। हिंसा का रास्ता कभी किसी का भला नहीं करता है। भाइयों बहनों, हम जब विदेश नीति की बातें करते हैं, मैं उसका लंबा चौड़ा जिक्र करना नहीं चाहता, लेकिन जिस दिन हमने शपथ लिया था, 4 देशों के नेताओं को बुलाया था। हमारा संदेश साफ था कि हम सभी देश, अड़ोस पड़ोस के हम सभी देश, हम सबकी एक सामान्य कॉमन अगर प्रॉब्लम है, तो वो हमारा सबसे बड़ी कॉमन चुनौती है गरीबी। आओ हम मिलकर के गरीबी से लड़े। अपनों से लड़ाई लड़के हम तबाह तो हो चुके हैं, लेकिन अगर गरीबी से लड़ेंगे तो हम तबाही से निकल करके समृद्धि की ओर चल पड़ेंगे। और इसलिए मैं सभी पड़ोसियों को गरीबी से लड़ने के लिए निमंत्रण देता हूं। हमारे देश के नागरिकों को, हर देश के नागरिकों को गरीबी से मुक्ति दिलाना, इससे बड़ी कोई आजादी नहीं हो सकती। गरीबी से आजादी, इससे बड़ी कोई आजादी नहीं हो सकती है। हमारा कोई भी पड़ोसी देश का नागरिक जब गरीबी से आजाद होगा, तब हिंदुस्तान कितनी खुशी अनुभव करेगा, चाहे वो हमारे पड़ोसी देश का गरीब गरीबी से आजादी पाता हो। भाइयों बहनों, मानवता की प्रेरणा से पले बड़े लोग कैसे होते हैं और आतंकवाद को पुरस्कार देने वाले लोग कैसे होते हैं, मैं विश्व के सामने 2 चित्र रखना चाहता हूं, 2 घटनाएं उनके सामने रखना चाहता हूं। और मैं विश्व को कहता हूं, मानवता में विश्वास करने वाले लोगों को कहता हूं कि जरा तराजू से तोल के देखिए। वो एक घटना जब पेशावर में आतंकवादियों ने निर्दोष बच्चों को स्कूल में मौत के घाट उतार दिया। घटना पेशावर में हुई थी, घटना आतंकवादी थी। निर्दोष बालकों का रक्त बहाया गया था। ज्ञान के मंदिर को रक्त रंजित कर दिया था। निर्दोष बच्चों को मार दिया गया था। यह हिंदुस्तान, संसद की आंखों में आंसू थे। भारत की हर स्कूल रो रही थी। भारत का हर बच्चा पेशावर के बच्चों की मौत से सदमा अनुभव कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू सूखते नहीं थे। आतंकवाद से मरने वाला पेशावर का बच्चा भी हमें दर्द देता था, दुख देता था। यह है हमारी मानवता से पली बड़ी संस्कृति की प्रेरणा। यही है हमारी मानवता। लेकिन और तरफ देख लीजिए कि जब आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करने का काम हो रहा है, जहां आतंकवादी घटना में निर्दोष लोग मारे जाएं तो जश्न मनाए जाते हैं। ये कैसा आतंकवाद से प्रेरित जीवन है, कैसे आतंकवाद से प्रेरित सरकारों की रचनाएं हैं, ये 2 भेद दुनिया भली भांति समझ लेगी। इतना मेरे लिए काफी है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज जब हम आजादी का 70 साल मना रहे हैं, तब देश में स्वातंत्र सैनिकों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन स्वातंत्र सैनिकों का योगदान रहा है, तो आज मैं इन सभी मेरे श्रद्धेय स्वातंत्र सैनिक परिवारजनों को, जो उनको सम्मान राशि मिलती है, जो पेंशन मिलता है, उस पेंशन में 20% की वृद्धि करने का सरकार निर्णय कर रही है। जिस स्वातंत्र सेनानी को अगर पहले 25,000 रुपये मिलते थे, तो अब उसको रुपया मिलेंगे। और हमारे इन स्वातंत्र सेनानियों के त्याग और बलिदान को एक छोटा सा, एक मेरा पूजा अर्चन का प्रयास है। भाइयों बहनों, हमारे देश के आजादी के इतिहास की बातें होती हैं, तो कुछ लोगों की तो चर्चा बहुत होती है, योगदान अप्रतिम था। वो जंगलों में रहते थे। बिरसा मुंडा का नाम तो शायद हमारे कानों पे पड़ता है, लेकिन शायद कोई आदिवासी जिला ऐसा नहीं होगा कि 1857 से लेकर के अब आजादी आने तक आदिवासियों ने जंग न की हो, बलिदान न दिया हो। आजादी क्या होती है, गुलामी के खिलाफ जंग क्या होता है, उन्होंने अपने बलिदान से बता दिया था। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस इतिहास से उतना परिचय नहीं। सरकार की एक इच्छा है, योजना है, आने वाले दिनों में उन राज्यों में इन स्वतंत्र सेनानी जो आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे, अंग्रेजों से जूझते थे, झुकने को तैयार नहीं थे, उनके पूरे इतिहास को समावेश करते हुए, इन वीर आदिवासियों को याद करते हुए एक स्थायी रूप से म्यूजियम बनाने के लिए, जहां जहां राज्य के अंदर कोई एकाध जगह हो सकती है जहां सबको समेट करके बड़ा म्यूजियम बनाया जा सकता है, और ऐसे अलग अलग राज्यों में म्यूजियम बनाने की दिशा में सरकार काम करेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे देश के लिए मर मिटने में आदिवासी कितने आगे थे उसका लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, महंगाई में कुछ चीजों की चर्चाएं तो बहुत होती है, लेकिन हम अनुभव कर रहे हैं कि गरीब के घर में अगर बीमारी आ जाए तो उसकी पूरी अर्थरचना समाप्त हो जाती है। बेटी की शादी तक रुक जाती है, बच्चों की पढ़ाई पर अटक जाती हैं, कभी शाम को खाना भी नहीं मिलता है। आरोग्य सेवाएं महंगी होती जा रही है, और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले मेरे इन परिवारों के आरोग्य के लिए सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है। हम ये योजना लेकर के आए हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे किसी गरीब परिवार को आरोग्य की सेवाओं का लाभ लेना है तो वर्ष में 1 लाख रुपये तक का खर्च
भारत सरकार उठाएगी, ताकि मेरे गरीब भाइयों को इन आरोग्य की सेवाओं से कारण वंचित रहना न पड़े, उनके सारे सपने चूर चूर न हो जाएं। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आजादी के इस पावन पर्व में एक नया संकल्प, नई ऊर्जा, नया उमंग लेकर के आओ हम चल पड़े। हमारे लिए जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया, उनसे प्रेरणा पा करके, आजादी के लिए जीने वालों के लिए प्रेरणा पा करके, देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिल रहा है, लेकिन देश के लिए जीने का मौका जरूर मिल रहा है। हम देश के लिए जी करके दिखाएं, देश के लिए कुछ करके दिखाएं, अपने दायित्वों को भी निभाएं, औरों को दायित्व के लिए प्रेरित भी करें। एक समाज, एक सपना, एक संकल्प, एक दिशा, एक मंजिल, इस बात को लेकर के हम आगे बढ़े। इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार महापुरुषों को नमन करते हुए, जल थल नभ में हमारी रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले हमारे पुलिस के नौजवान 33,000 की शहादत को नमन करते हुए, मैं देश के भविष्य की ओर सपनों को देख करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए आज लाल किले की प्राचीर से आप सबको पूरी ताकत से मेरे साथ बोलने के लिए कह रहा हूं, भारत माता की आवाज, आवाज दुनिया के हर कोने में जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।